गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे आधुनिक भारत का इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति पर बात करने जा रहा हूँ। आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर आदि के नाम सुने होंगे। 1857 की क्रांति के समय ये सभी लोग हमारा नेतृत्व कर रहे थे। जब हम क्रांति या रिवोल्ट या बगावत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने सहज ही एक दृश्य उपस्थित होता है कि हाथ में हथियार लिए हुए जनता और उसका सत्ता या शासन पर आक्रमण। 1857 की क्रांति के समय हमारे पर कौन रूल कर रहा था या कौन शासन कर रहा था? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी और भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और यह व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे एक राजनीतिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और उसके पश्चात निरंतर अपनी विस्तार की नीति पर वो चलती गई। आंग्ल मैसूर युद्धों में, आंग्ल मराठा युद्धों में, आंग्ल सिख युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को निरंतर विजय प्राप्त हुई। और इन विजयों के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ और नीतियों का भी सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा, डलहौजी का लैप्स सिद्धांत की बात हम कर सकते हैं, जिस पर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको काफी कुछ बताया भी था। सहायक संधि प्रथा जो कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी, इसके द्वारा देशी रियासतों के शासकों को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की, उन्होंने अंग्रेजों की सेना रखना स्वीकार किया और उन्होंने एक रेजिडेंट भी रखना स्वीकार किया जो कि दरबार में उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखता था। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों के शासकों की शक्तियों को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया। और ये बहुत स्वाभाविक है कि इसके कारण राजाओं में, यहाँ के शासकों में असंतोष पनपा होगा, उनमें गुस्सा फैला होगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में लैप्स सिद्धांत का आश्रय लिया गया। लैप्स सिद्धांत के द्वारा देशी रियासतों के शासकों के गोद लेने के अधिकार को अनुचित ठहराया गया। यदि देशी रियासत के किसी शासक के कोई पुत्र नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में वो किसी बालक को गोद नहीं ले सकता था और अगर गोद ले लेता तो उसके उत्तराधिकार को मान्यता नहीं दी जाती थी। और इस नीति का सहारा लेकर के डलहौजी ने बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया या उनका विलय कर लिया। और इनमें सबसे पहले सतारा जो कि 1848 में इस नीति का शिकार हुई। इसके अलावा जयपुर, संबलपुर, बघार, उदयपुर, झांसी और नागपुर रियासतें थी। इनके अलावा 1856 में अवध का भी कुशासन के नाम पर विलय किया गया। अवध के नवाब जो कि निरंतर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति स्वामी भक्त रहे या उनकी श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आई थी, परंतु डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया। अवध के इस विलय के कारण जनता में काफी आक्रोश फैला। बंगाल में अवध के 60% लोग सेना में होते थे और इनमें इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा फैला कि हमारे द्वारा ही जो शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी उसी का दुरुपयोग हमारे शासक के खिलाफ किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया। शहजादा फखरुद्दीन जिसकी 1856 में मृत्यु हो चुकी थी, लॉर्ड डलहौजी ने उसकी मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह जफर को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना होगा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भी इसी प्रकार का मैसेज दिया गया कि बहादुर शाह जफर के पश्चात उसके उत्तराधिकारी उसके जो पदवी थी उसको वो यूज नहीं कर सकते थे। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार की जो नीतियां अपनाई, जो एक्सपेंशन किया, हालांकि उसकी इन सभी नीतियों के पीछे उद्देश्य आर्थिक थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक हितों को अच्छी तरीके से पूरा तभी कर सकती थी जबकि उसका यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होता। लेकिन इसी के चलते न केवल राजा महाराजा बल्कि अभिजात वर्ग के लोग जिनकी शक्तियों में काफी कमी हो गई थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हुए।
जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई इन नीतियों की बात करते हैं तो इसी के साथ हम 1857 की क्रांति के कारणों की जांच भी कर सकते हैं। जब हम राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई, जो उसने अपना निरंतर विस्तार किया और इस प्रकार से राजे महाराजाओं की शक्तियों को नियंत्रित किया, वो सबसे पहला प्रमुख कारण हमें नजर आता है। इसके अलावा अवध का विलय जो 1856 में किया गया, जिसके कारण काफी नाराजगी फैली, और बहादुर शाह जफर के साथ में जो उनका मिसबिहेवियर था, उसके कारण जो बहादुर शाह जफर के प्रति जिन लोगों में, जनता में जो श्रद्धा थी, वो लोग भी काफी नाराज हुए और उनकी भावनाएं आहत हुई। अब हम बात करें कुछ उन कारणों की जो आर्थिक दृश्य के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस आर्थिक कारणों की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इन आर्थिक नीतियों के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कृषक लोग, आर्टिसन लोग या शिल्पकार लोग या कारीगर लोग, जो कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए थे और जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों के चलते पूरी तरीके से उनके धंधे का अंत कर दिया था। पहले हम बात करें कृषकों की, और मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले थे, उसके द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार उन्हें मिला और उन्होंने एक के बाद एक नई नीतियों का अनुसरण किया, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, और इसके द्वारा कृषकों से अधिकाधिक राजस्व वसूल करने की नीति का सहारा लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति के चलते कृषक निरंतर निर्धन होते चले गए, क्योंकि कृषकों के पास में राजस्व देने के लिए इतनी रकम नहीं होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी तो अकाल के समय में भी उनसे लगान वसूल करती थी। और ऐसी स्थिति में कृषक जब लगान की रकम देता था तो उसे अपनी भूमि को गिरवी रखना होता था साहूकार के पास में। इस प्रकार से कृषक साहूकार के चंगुल में फंसता था और जब वो अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए उसके पास में रकम नहीं होती थी तो वो भूमि से भी बेघर होता गया। तो इस प्रकार से जो कृषक थे, जो हमारे कृषक जो कि जिनके पास में जमीनें थी, वो अपनी जमीनों से बेघर होते चले गए। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हुए आर्टिसन या शिल्पकार, कारीगर लोग। भारत का सूती वस्त्र उद्योग जो सदियों से विख्यात रहा था और हम विदेशों में हमारे सूती कपड़े का निर्यात कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कपड़ा तैयार होता था वो क्वालिटी में हालांकि हमारे यहाँ जो शिल्पकार तैयार करते थे उससे हल्का होता था, लेकिन उसकी कीमतें कम होती थी। हम और हमारे जो कारीगर बना रहे थे, हाथ से जो बना रहे थे, उसकी कीमत ज्यादा होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग इन आर्टिसन को बर्बाद करने के लिए किया। इन शिल्पकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जाता था कि वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे। उनके जो द्वारा जो कपड़ा तैयार किया जाता था उसे जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो उस पर अत्यधिक टैरिफ लगाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो माल ब्रिटेन से आता था उस पर टैरिफ की दरें कम रखती थी और फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड से, जो कपड़ा आ रहा था, वो हमारे यहाँ आर्टिसन के द्वारा तैयार किए गए कपड़े की तुलना में सस्ता होता था और इसके कारण से जो हमारे शिल्पकार हैं उनका कपड़ा बिल्कुल बिकना ही बंद हो गया। और इसके कारण धीरे धीरे शहरों में जो शिल्पकार लोग काम कर रहे थे, न केवल कपड़े के लिए बल्कि और भी जो वस्तुएं वो बना रहे थे उन सभी में वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गए और उन्हें मजबूर होकर के गांवों का सहारा लेना पड़ा। यानी जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस शासन के समय भारत का तेजी से रूरलाइजेशन हुआ या ग्रामीणीकरण हुआ और हमारे जो कारीगर शिल्पकार जो सदियों से बहुत विख्यात रहे थे वो बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरी में गांवों का सहारा लेना पड़ा और इसके कारण गांवों में जो कृषि थी उस पर निरंतर जनसंख्या का बोझ बढ़ा, क्योंकि कृषक पहले से ही जमीन से
हाथ धो चुका था और इसके अलावा कारीगरों को भी गांव में आना पड़ा था रोजगार की तलाश में। जब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो 1757 के प्लासी युद्ध में जो स्थिति थी, इस वर्ष जो स्थिति थी, भारत उस समय वर्ल्ड के टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उसमें 27% भारत का कंट्रीब्यूशन था। और 1900 तक के जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसके अनुसार भारत का इस वर्ल्ड के टोटल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 3% हिस्सा रह गया था। और इससे हम सहज ही समझ सकते हैं कि कितना नुकसान ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण हुआ होगा। तो ये जो आर्टिसन शिल्पकार है उनमें निरंतर गुस्सा बढ़ता चला गया। कृषकों में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण गुस्सा था। बात हम करें जमींदारों की, जमींदारों में भी गुस्सा बढ़ा और जमींदारों में गुस्सा बढ़ने की वजह थी क्वो वारंटो का प्रयोग। बहुत सारे जमींदार जो बहुत वर्षों से वंशानुगत जिन्हें भू राजस्व नहीं देने का अधिकार मिला हुआ था, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहा गया कि वो इस प्रकार का क्वो वारंटो के तहत उन्होंने उनसे पूछा कि उनके पास में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे और ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने की स्थिति में उन्हें उनकी जमीनें छोड़नी पड़ी। और बंबई में इनाम कमीशन के द्वारा इस प्रकार से हजारों जमींदारों को, जागीरदारों को बेघर कर दिया गया, उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। तो इस प्रकार से ये जो जागीरदार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से परेशान हुआ और ये नाराज हुआ। व्यापारी वर्ग भी परेशान हुआ क्योंकि व्यापारी वर्ग जो माल अपना बेचना चाह रहा था उसकी कम कीमतों के सामने उसका माल बिक नहीं पाया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई उसके कारण भारत का जो व्यापारी है वो अपना माल सस्ते दामों पर नहीं बेच पा रहा था और ब्रिटेन के मार्केट से भारत का जो माल था वो पहले से ही बाहर हो चुका था। और इस प्रकार से जो आर्थिक शोषण की ये जो नीतियां अपनाई गई उसके कारण इससे जुड़े हुए लगभग सभी वर्गों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैला। इसके अलावा हम बात करें कुछ सामाजिक और धार्मिक कारणों की। भारत के समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत का समाज एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप समाज और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और जो कर्मचारी थे वो अपने आप को बहुत ही उच्च समझते थे और भारतीयों को वो हेय दृष्टि से देखते थे। तो इस प्रकार का जो अहंकार भाव था या असमानता का भाव था, भारतीयों को वो सुअर, काले, इस टाइप से उपाधियों से संबोधित करते थे और इसके कारण भारतीय वर्ग जो आम जनता जो थी उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई प्रकार के सुधार भी किए जिसमें कुछ कानून लाए गए, जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम जो कि 1829 में लाया गया, 1856 का हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। ये जो अधिनियम लाए गए, सती प्रथा निषेध अधिनियम की हम बात करें कि सती जो कि कोई भी स्त्री जब उसका पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो उसके साथ ही चिता में जल जाती थी या उसे जला दिया जाता था। और सती प्रथा निषेध अधिनियम जब लाया गया तो हमारे यहाँ के ऑर्थोडॉक्स सेक्शन में इस बात को लेकर के बहुत नाराजगी फैली और उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो बाहर से आए हैं, उन्हें हमारे समाज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग नाराज हुए। 1856 का हिंदू विधवा विवाह अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा विधवाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो फिर से विवाह कर सकती थी। और उस समय का जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी था उसमें इस प्रकार की बातों को बहुत ही निंदा उसकी की जाती थी और विधवाओं को इस प्रकार से विवाह करने की अनुमति हमारा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन नहीं देता था। और इस कानून के बनने से उनमें नाराजगी फैली कि अंग्रेजों को इस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे समाज में नहीं करना चाहिए। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था वो हमारा नाराज हुआ। इसके अलावा धर्म की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मिशनरियों को इस बात की अनुमति दी, उन्हें भरपूर सहयोग दिया कि वो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करें। ईसाई धर्म प्रचारकों ने यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोली, चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से उन्होंने यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तित करने का प्रयास किया। इसके अलावा वो लोग हिंदू और मुसलमानों के
जो देवता थे, जैसे राम है, जैसे मोहम्मद साहब है, उनकी वो लोग हंसी उड़ाया करते थे और ये बातें आम जनता को बहुत ज्यादा चुभती थी। इसके अलावा एक एक्ट भी लाया गया 1850 में, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि यदि कोई किसी व्यक्ति का कोई पुत्र यदि धर्म परिवर्तित कर लेता, यहाँ पर धर्म परिवर्तन से आशय था ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाना, यदि धर्म परिवर्तित कर लेता तो उसे उत्तराधिकारी जो भी व्यवस्थाएं थी उससे वंचित नहीं किया जा सकता था, यानी उसे संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा ही, या उत्तराधिकार के रूप में उसके जितने भी अधिकार थे वो सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले हमारे समाज में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, और जो इस प्रकार से धर्म परिवर्तित कर लेता था तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। और इस कानून का फायदा कुछ पुत्रों ने अवश्य उठाया, लेकिन ज्यादातर लोगों में इस बात से नाराजगी फैली कि धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने हमारी जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें हस्तक्षेप किया। तो इस प्रकार से इस कानून से भी काफी ज्यादा नाराजगी फैली। अब हम कुछ बात करें सैनिक कारणों की। हालांकि 1857 की क्रांति के जब कारणों की बात की जाती है तो अंग्रेज इतिहासकार इसे मात्र सैनिक विद्रोह कह देते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। सैनिक कारणों की जब हम बात करते हैं तो सैनिकों में भी हमें दिखाई देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, तो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक दोनों के मध्य काफी भेदभाव की नीति का उन्होंने सहारा लिया। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन मिलता था। इसके अलावा प्रमोशन की बात करें तो भारतीय जो सैनिक थे उनके लिए सूबेदार से ज्यादा का पद नहीं था, और अंग्रेज जो सैनिक थे वो प्रमोशन होते होते बहुत ऊपर हायर रैंक लेफ्टिनेंट तक वो पहुंच जाते थे, लेकिन भारतीयों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त जब इन्हें बाहर युद्धों के लिए भेजा जाता था तो डबल भत्ता मिलता था या अलाउंस वगैरह मिलते थे, वो सब भारतीय सैनिकों के लिए नहीं थे। तो भारतीय सैनिकों में इस बात को लेकर के नाराजगी थी। इसके अलावा उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध किए थे, 1838 से 1842 का समय है, और क्रीमिया युद्ध जो लड़ा गया 1853 से 1856 के मध्य। अंग्रेजों को इन युद्धों में काफी प्रयास करना पड़ा, जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, और भारतीय सैनिकों में इस प्रकार की गलतफहमी आई कि अंग्रेजों को वो परास्त कर सकते थे। एक और कारण जो हमें नजर आता है वो था अंग्रेज सैनिकों और भारतीय सैनिकों की संख्या में असंतुलन। इस समय जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या लगभग 45,000 थी और भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी, और इस संख्या के असंतुलन के कारण भी भारतीय सैनिकों को इस प्रकार की गलतफहमी हुई कि वो अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा 1856 में एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इसके द्वारा बंगाल में रिक्रूटमेंट के समय सैनिकों को हस्ताक्षर करने होते थे कि उन्हें सेवा के लिए कहीं पर भी भेजा जाएगा या युद्ध के लिए कहीं पर भी भेजा जाएगा, भारत से बाहर भी यदि उन्हें भेजा जाएगा तो वे मना नहीं करेंगे और उन्हें जाना होगा। इस प्रकार का जो ये अधिनियम लाया गया उसके कारण भी सैनिकों में और आम जनता में काफी नाराजगी फैली, और स्पष्ट है कि सैनिकों में भी इस प्रकार से असंतोष और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ और कारणों की बात करें तो प्रशासनिक कारणों पर भी हम नजर डाल सकते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में जो नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी उसके कारण भारत का जो अभिजात वर्ग है वो उच्च पद और शक्ति से निरंतर बाहर होता चला गया। सारे उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रख दिए गए थे और भारतीयों के लिए सिर्फ निम्न पद ही रह गए थे। असैनिक पदों की अगर हम बात करें तो भारतीयों के लिए सदर अमीन से ऊपर कोई रैंक नहीं थी, जिसे मात्र 500 रुपए मासिक वेतन मिलता था, और इसके कारण भारतीयों के जो पुराने जो उच्च वर्ग के लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे उनमें नाराजगी थी।
इसके अलावा प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त था, न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था, रिश्वत और घूसखोरी ये सभी चारों तरफ नजर आ रहे थे और इसके बिना कोई भी काम नहीं हो पाता था और इसके कारण भी जनता में काफी असंतोष था। अब हम बात करें उस तात्कालिक कारण की जिसके कारण ये विद्रोह फट पड़ा था। आपको सबको ये पता ही होगा कि सैनिकों को इस समय चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए दिया गया था और ऐसी अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई थी और सैनिकों को जब इसका प्रयोग करना होता था तो उसे मुंह से काटना पड़ता था और गाय चूंकि हिंदुओं के लिए पवित्र थी और मुसलमानों के लिए उसी प्रकार से उन्हें लगा कि सुअर की चर्बी का प्रयोग जो कि निषेध था तो उन्होंने मना कर दिया और इस प्रकार से जो पहली घटना घटी वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई, जबकि मंगल पांडे ने इस प्रकार से अपने अधिकारियों को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया और जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने अपने अधिकारी पर आक्रमण कर दिया, उस पर गोली चला दी और यही से हम मान सकते हैं कि ये जो विप्लव है, ये जो महान क्रांति है, उसकी शुरुआत हुई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके पश्चात सैनिकों में गुस्सा और भी अधिक बढ़ा। मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और लगभग 85 सैनिकों को दीर्घकालीन कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़वा लिया और इसके पश्चात ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने को कहा और इस प्रकार से इस क्रांति का आरंभ हुआ।